के समक्ष मैंने एक विस्तृत वक्तव्य ईस्टर्न लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हुई डेवलपमेंट्स के बारे में दिया था। मैंने यह बताया था कि चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल मई 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में शस्त्र बल तथा गोला बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया है। चीन द्वारा LAC के पास कई बार ट्रांसग्रेशन का प्रयास भी किया गया था। हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। आज मैं इस सदन को कुछ और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष सितंबर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स द्वारा संवाद स्थापित कर रखा है। हमारा यह लक्ष्य है कि LAC पर डिसएंगेजमेंट तथा यथास्थिति यानी स्टेटस को हो जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। मैं संक्षेप में वहां की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में सदन को दोबारा अवगत कराना चाहता हूं। सदन को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भूमि तथा चीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा भारत भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी कई वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। और अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं। साथ साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। परंतु LAC पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी बाइलेटरल टाइज पर बुरा असर पड़ता है। इससे चीन भी अच्छी तरह से अवगत है। कई हाई लेवल ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी यह जिक्र किया गया है कि LAC तथा सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कायम रखना बाइलेटरल रिलेशन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा NSA श्री अजीत डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत भी शामिल है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि LAC के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि LAC के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद भी LAC के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए अध्यक्ष महोदय गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पैंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं
और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। और हमारी सेनाओं ने इस बात पर भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष में मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक स्तर पर चीन के साथ हमारा संवाद बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर इस समस्या का समाधान हम चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। सेकंड, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलैटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास नहीं किया जाए। थर्ड, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। ये 3 बातें उनके समक्ष रखी गई थी। फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी अस्थायी एवं मान्य चौकियों पर लौट जाएं। अध्यक्ष महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। यह बातचीत हुई है। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बात हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC, जिसे वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स कहते हैं, के तहत भी बैठकें होती रही। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सहमति हो गई है। और अध्यक्ष महोदय, इस बात पर भी सहमति हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर्स स्तर की बातचीत हो ताकि बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जा सके। अध्यक्ष महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज, कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा में की तरफ रखेगा। आप रुक जाइए, मैं बताता हूं, रुक जाइए। माननीय सर, प्लीज 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 बताएंगे माननीय राजनाथ सिंह जी, नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह राणा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्णय आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति बना दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा और इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। और अध्यक्ष महोदय, सदन को इस बात की भी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मेरी अभी तक की जानकारी, मैंने स्टेटमेंट देने के लिए जब मैं सदन में आ रहा था तब तक की जो जानकारी है, मेरी अभी तक की जानकारी के अनुसार जो समझौता हुआ है उसका क्रियान्वयन अभी तक, मैं फिर से दोहरा, अभी तक ठीक तरीके से हो रहा है। अभी तक दोनों तरफ से सारी बख्तरबंद गाड़ियां अपने परमानेंट बेस पर वापस जा चुकी हैं। ये हमको जानकारी मिली।
अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं और आगे की बात नहीं बोलना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आगे की बात नहीं बोलना चाहता। मैं फिर से बात दोहरा, आज इस मैं इस आपका कोई दर्ज चिंता मत करिए, ज्यादा चिंता है। मैं इस सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है। मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए, यह सहमति बनी है। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से अवगत है। हमारी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता से प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे साथ संपूर्ण सदन हमारी आर्म फोर्सेज की इन विषम एवं भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में भी शौर्य एवं वीरता के प्रदर्शन की भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर यह डिसएंगेजमेंट आधारित है, उन्हें देश सदैव याद रखेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह पूरा सदन, चाहे कोई भी किसी दल का क्यों न हो, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर एक साथ खड़ा रहेगा और एक स्वर से समर्थन करता है कि यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व तक जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइटम नंबर 22, श्री राजकुमार सिंह। आइटम नंबर 20, राजकुमार सिंह जी। Sir, I rise to relay the following statements regarding the present status of the. All right, that was Rajnath Singh making his statement in the Lok Sabha. Earlier in the Rajya Sabha, he had made a statement about a massive breakthrough that has happened, where China has agreed to disengage, and a very significant statement made by the Raksha Mantri over there, saying that as of now, according to the knowledge that he has, and of course also the pictures that you see on your screen right now, the process of disengagement is taking place as per agreement. The armored vehicles from both sides have already started withdrawing, and the proof lies in the pictures, the first pictures that you see right now on Times Now. Through the day, we will get you more reactions, and there cannot be a greater way to underline the importance of what has been achieved. A quick break.